माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मानव नेत्र उसके भाग करा रही हूँ। यानी इसी टॉपिक के अंदर हमने दो टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट तो था मानव की नेत्र और सेकंड हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आंखें का टॉपिक क्लियर कर दिया है। क्लियर? लेकिन अब आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, अपवर्तन किस प्रकार से होता है। यानी ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमें इस बात का संकेत देती हैं। जैसे कि बारिश के बाद इंद्रधनुष क्यों बनता है, मृग तृष्णा किस प्रकार से होती है। यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। क्लियर होगा? जैसे कि रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, सूर्य जब उदय होता है तो लाल रंग का क्यों होता है। यानी ऐसे जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन सबको आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोचिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, फिर यानी एक दिशा से मतलब एक ही माध्यम में, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम के अंदर वो प्रवेश करती है, तो उसकी जो दिशा में जो चेंजमेंट होते हैं ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो जाती है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है, इसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हो गया? यानी इसी की वजह से इंद्रधनुष, मृग तृष्णा आदि जैसे जो होती है ना प्राकृतिक घटनाएं, वो सब नजर आती हैं। प्रकाश के अपवर्तन में ऑप्टिकल लेंस, दूरबीन, माइक्रोस्कोप जैसे उपकरण का यूज किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी में जो छड़ी रखी होती है ना, वो हमें बुड़ी हुई नजर आती है। यानी पानी के अंदर, मतलब बाल्टी में पानी रखा हुआ है तो उसकी गहराई हमें बहुत कम नजर आएगी, बिल्कुल कम गहराई है, लेकिन अगर हम उसमें हाथ डाल के देखेंगे तो उसकी गहराई काफी रहेगी। लेकिन हमें दूर से ऐसा लगेगा कि उसमें गहराई बहुत कम होती है। क्लियर? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पानी के भरे बर्तन के अंदर हमें एक सिक्का डाल देंगे तो वो हमें उठा हुआ नजर आएगा। रियल मायने में वो एकदम बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हमें दिखाई ऐसा देगा कि वो ऊपर से उठा हुआ है। यानी जो ऐसी घटनाएं होती हैं वो होती हैं प्रकाश के अपवर्तन से। जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचता है और पहुंचकर वो चारों ओर फैल जाता है। क्लियर? तारे टिमटिमाते रहते हैं। इंद्रधनुष का रंग कैसे, मतलब किस प्रकार से होते हैं। क्लियर? यानी दर्पण और लेंस के जरिए जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो उन सब के बारे में आज हम खूब डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है प्रिज्म कि प्रिज्म क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये एक त्रिकोणा कांच का स्लैब होता है, जिसका आपको यहाँ पे पिक दिखाई दे रही है। यानी त्रिकोणा एक कांच का स्लैब होता है जिसके दो, मतलब कि त्रिभुजाकार आधार के होते हैं और तीन आयताकार होती हैं। क्लियर? यानी दो तो त्रिभुज हो जाएंगे, जैसे कि देखो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू वाली इधर ब्लू है, इसके पीछे ब्लू हो जाएगी, तो दो तो हो जाएंगे त्रिभुज, और एक ये है, एक ये है और एक इसके पीछे है, तो तीन हो जाएंगे आयताकार पृष्ठ होते हैं, यानी जो एक दूसरे की तरफ झुके हुए होते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है प्रिज्म के कोण। इसके दो पार्श्वफलकों के बीच में कोण को मतलब प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्लियर? यानी जो प्रिज्म होता है वो इस टाइप से होता है, इसमें मतलब कि किस कैसे कैसे कोण बनते हैं आप देख सकते कि पी और ए की जो किरण होगी उसे आपतित किरण कहा गया है। ये देखो पी कहाँ पर है, यहाँ। ई कहाँ पर है, यहाँ। ये इस किरण को बोला गया है आपतित किरण। और ये ई और एफ पे जाएगी तो वो जाएगी अपवर्तित किरण, यानी एक माध्यम से गई दूसरे माध्यम में जाके चेंज हो गई और फिर इधर आई तो फिर वो चेंज हो गई। क्लियर? और यहाँ से एफ और एस से वो निर्गत किरण हो गई, यानी एक ही, मतलब कि वो था, यानी एक ही प्रकाश था, यहाँ से जाके ऐसे होके फिर वो ऐसे हो गया। यानी गई जब आपतित किरण थी, अंदर गई जब अपवर्तित हो गई और बाहर आने के बाद वो निर्गत किरण हो गई। क्लियर हो गया? यानी ये इसके कोण हो जाएंगे, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। यानी जो एबीसी आपको दिखाई दे रहे हैं इसके जाएंगे कोण, ये प्रिज्म के कोण है। क्लियर? अब जो होता है ना कोण डी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विचलन कोण। यानी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये रहा, यानी यहाँ पर आकर वो विचल रही है, मतलब कि इस माध्यम से आकर, मतलब देखो इधर से इधर जाना था, इधर से इधर आना था, लेकिन यहाँ से चेंज हो गई ना, वो इधर नहीं गई, वो इधर गई, तो इसको मतलब यहाँ पर कौन सा कोण बन गया, कोण बन गया विचलन, यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो गई है। क्लियर? अब आता है कोण आई। तो कोण आई में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखो आप दिखाई दे रहा है आपको ये कोण,
ये हो जाएगा आयतन कोण। यानी यहाँ या इस पॉइंट से आकर वो अपने मतलब जाना इसको इस तरफ था, लेकिन चलिए इधर गई नहीं, वो अपने मार्ग से विचलित होकर किस तरफ चली गई, तो यहाँ पर बन गया आयतन कोण। जैसे कि कोण आर आ जाएगा जो कि यहाँ पर है, उसको बोला जाएगा अपवर्तन, यानी इस जगह आकर वो अपवर्तन हो गया। फिर आ जाएगा कोण ई, इसको बोला जाता है निर्गत कोण, यानी जो निर्गत साइड पे आकर यानी वो अपने मतलब कि अपने मार्ग से भटक गई। क्लियर? यानी इस प्रकार से एक प्रिज्म के अंदर कोणों को बांटा गया है। क्लियर? अब आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर P और E थी, जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, यहाँ पे देखो कि जो ये P और E है ये थी आपतित किरण। क्लियर? यानी मतलब E और F क्या थी अपवर्तित, और F और निर्गत किरण, यानी यहाँ से गया और अपने मार्ग से विचलित हो गई। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कैसा हो रहा है कि मतलब अपवर्तन वेव से पश्चात किरण मतलब कि अभिलंब की ओर मुड़ रही है, लेकिन वो दूसरे पृष्ठ में जाकर ए और सी में जाकर मतलब कि वो अपने जाना उसको कहीं और था, लेकिन चली वो कहीं और गई, मतलब अपवर्तित होकर मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है वो चेंज हो गई। और किस प्रकार से हो गई, देखना ना, विबग्योर, यानी पहले हो गया वोयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, यानी ये पूरे कलर हो गए। क्लियर? यानी ये पूरे कलर हो गए, यानी जो प्रकाश का अपवर्तन है इन्हीं किरण के अंदर से माध्यम से होता है, यानी चेंज हो गए। यानी प्रिज्म जो कांच होता है ना एक, उसमें स्लैब में जाकर वो अपवर्तन में नियमों का पालन करता है। अब आता है स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब आता है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने जो ना वक्र से विभाजित होकर अवयव कोण से मतलब कि एक ब्लड स्पेक्ट्रम बना देता है, और इसी को विबग्योर कहा गया है। जो मैंने आपको बताया ना आपको, विबग्योर इस प्रकार से हो जाता है, यानी इसका क्रम आपको याद ही करना होगा। पहले आएगा वोयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, यानी जो हमारा कलर का जो स्पेक्ट्रम है इसी प्रकार से होगा। आप इसको ट्रिक, इनकी एक ट्रिक बनाई गई है विबग्योर, यानी इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। इसको इसी क्रम में मतलब कि कभी पूछ लेते हैं किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बैंगनी पहले आता है, लाल बाद में आता है, या ये लाल पहले आएगा बैंगनी बाद में आएगा। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आता है विक्षेपण। ये क्या होता है, प्रकाश के अवयव और वर्णों में जो विभाजन कोण होता है ना उसी को बोला जाता है विक्षेपण। अब आता है श्वेत प्रकाश क्या होता है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्र से बनाता है ना उसी को बोला जाता है श्वेत प्रकाश। क्लियर? स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने वाले सर आइजैक न्यूटन का इसमें प्रयोग भी किया गया है। क्लियर? जैसे आप देख रहे हैं श्वेत प्रकाश यहाँ से इधर से गया, फिर अपने मार्ग से विचलित हो गया, फिर इस मतलब एक माध्यम है, फिर दूसरे माध्यम में जाकर मतलब कि ये बात अपवर्तन के लिए कही गई है कि जैसे वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आके वो अपने आप ही चेंजमेंट उसमें हो जाएंगे। क्लियर? अब सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग क्या क्या था, सर्वप्रथम उन्होंने सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया गया था। यानी उन्होंने बताया था कि हमें सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो कांच के प्रिज्म का उपयोग करना होगा। दूसरा मतलब सामान्य प्रिज्म लेके उसको मतलब श्वेत प्रकाश की किरणों का वर्णन अभिव्यक्त किया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यानी इसमें दो प्रिज्म का यूज किया गया है। यानी मतलब कि फर्स्ट से ऐसा हुआ है, अगर सेकंड में करेंगे तो किस प्रकार का हमें मतलब कि दिखाई देगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया गया है। क्लियर? यानी दूसरा सव प्रिज्म से पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा जाएगा, यानी पहले वाला इस तरफ है और दूसरे वाला मतलब उल्टी स्थिति में रखा जाएगा। तो इससे स्पेक्ट्रम के जो सभी वर्ण होते हैं ना सिर्फ प्रिज्म से होकर गुजरेंगे, तो उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के जो किरण होते हैं ना वो पुंज निर्गत हो गए हैं। इस प्रेक्षण में न्यूटन ने विचार आया कि सूर्य का जो प्रकाश है 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, यानी जो सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है इसको मतलब कि अगर प्रिज्म की सहायता से देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि जो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। 7 वर्णों का मतलब हो जाएगा 7 कलर। क्लियर? अब आता है न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 अवयव में मतलब कि 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, और किसी भी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात प्रकाश मतलब कि आपतित किरण में सापेक्ष में अलग अलग कोणों की ओर झुक जाता है, और लाल का सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। जैसे विबग्योर, यानी बैंगनी पहले आ रहा है और लाल बाद में आ रहा है, तो पहले जो आता है पहले उसका ज्यादा होता है और लाल सबसे लास्ट में आता है तो उसका कम हो जाएगा। क्लियर? अब आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। यानी सबसे पहले सूर्य का प्रकाश मतलब स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रिज्म का यूज किया था।
क्योंकि उन्होंने एक के मतलब कि पहले एक प्रिज्म यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, यानी एक समान दूसरे प्रिज्म का उपयोग कर उन्हें श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों के बारे में व्यक्त करने का प्रयत्न किया था। यानी उनको ये लगा था कि अगर वो एक साथ दो प्रिज्म को उल्टा रखकर ऐसे देखेंगे तो वो अलग अलग वर्णों को अलग तरीके से और मतलब विभक्त करने का उन्होंने प्रयास किया था। अब आता है प्राकृतिक घटनाएं, यानी अपवर्तन से कौन कौन सी प्राकृतिक या फिर वायुमंडल अपवर्तन क्या क्या होते हैं। यानी जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इससे कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ये हमारे जो आसपास काफी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। यानी ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति की देन होती है उनको बोला जाता है प्राकृतिक घटनाएं ही। जैसे कि इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष कब बनता है कि जब बारिश आती है तो जिस साइड सूरज रहता है उसके अपोजिट साइड इंद्रधनुष बन जाता है। यानी ये एक प्राकृतिक घटना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, यानी आप मतलब लंबे टाइम तक आकाश की तरफ देखेंगे नाइट में तो आपको नजर आएगा कि तारे टिमटिमा रहे हैं, एक बंद मतलब एक जल रहा है, एक बुझ रहा है, एक जल रहा है, एक बुझ रहा है, टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी आकाश का रंग दिन में तो नीला दिखाई देता है और रात को वो काला क्यों नजर आता है। सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का मतलब कि चारों तरफ लाल रंग का प्रतीक क्यों नजर आता है। ये जो घटनाएं होती हैं इन सबको प्राकृतिक घटनाएं माना गया है। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से एक प्रकाशीय घटना मतलब एक प्रकाशीय घटना होती है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण की आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो इस माध्यम से वो आई है, तो ऐसे को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपतित किरण इस माध्यम से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन वो यहाँ से इधर जाने की बजाय वो इधर जा रही है, यानी अपने यहाँ से मतलब कि एक माध्यम से टकराकर दोबारा इसी माध्यम में आ गई। यहाँ पर मतलब इस जगह आकर वो विचलित हो गई। फिर यहाँ पर इसका मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे इसका क्रांतिक कोण बन जाएगा। ये आपतित किरण अपवर्तित किरण हो गई, ये सघन माध्यम हो जाएगा और ये विरल माध्यम हो जाएगा, यानी कम अपवर्तन वाला माध्यम और ये अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो लाल रंग की किरण होती है उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है क्रांतिक कोण, यानी जो क्रांतिक कोण था ना क्रिटिकल एंगल, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यानी वह आयतन कोण जिसका अपवर्तन पे 90 डिग्री हो। मैंने अभी बताया ना आपकी कि जो क्रांतिक कोण होता है वह अपवर्तन के मान के 90 डिग्री या उससे अधिक हो उसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। क्लियर? यानी किसी भी माध्यम से पूर्ण आर्थिक परावर्तन होने के लिए कौन कौन सी कुछ शर्तें होती हैं, यानी कौन कौन सी शर्त हो जाएंगी। फर्स्ट शर्त इस प्रकार से होगी कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तन से कम अपवर्तन के माध्यम से जो श्वेत प्रकाश करते हैं तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आकर वो प्रवेश करती है। यानी जो प्रकाश की किरण होती है अपवर्तन में क्या होता है कि मतलब जो प्रवेश करती है तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो प्रवेश करती है, पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। सेकंड क्या हो जाएगी, आयतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी जो उसका आयतन कोण है ना उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्लियर? यानी इन दो कंडीशन के ऊपर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। अब आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन? हमारे वायुमंडल में मतलब कि वायु सामान्यतः दो परत होती हैं, यानी हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वायुमंडल में दो परतें होती हैं, एक गर्म वायु की और दूसरी ठंड वायु की। यानी एक तो ठंडी वायु की होती है, एक गर्म वायु की होती है, जो दो मिलकर भिन्न भिन्न अपवर्तन के माध्यम से बनाती है, यानी दोनों अलग अलग माध्यम है, दोनों अलग अलग अपवर्तनांक को बनाती है। जो गर्म वायु की होती है वो हल्की होती है, जो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। क्लियर? यानी जो गर्म वायु की होती है तो वो हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और जो ठंड वायु की होती है वो थोड़ी भारी होती है, इसलिए वो पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। क्लियर? यानी ठंड वायु को सघन माध्यम का कार्य करता है और जो गर्म वायु होती है वो विरल माध्यम का कार्य करता है। क्लियर हो गया? यानी ये बात आप समझ गए कि जो हमारे वायुमंडल की दो परतें होती हैं, एक ठंडी एक गर्म। ठंडी मतलब कि गर्म होती है जो हल्की होती है, इसकी वजह से वो ऊपरी परत होती है, और जो ठंडी होती है वो भारी होती है, इसी वजह से वो पृथ्वी के पास यानी पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। यानी ठंड वाले को सघन माध्यम कहा गया है और गर्म वाले को विरल माध्यम कहा गया है। क्लियर? यानी इससे होकर गुजरने वाला प्रकाश ही प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है, जिसे कोई वायुमंडल अपवर्तन कहा गया है। क्लियर? यानी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहा गया है।
यानी गर्म वायु से होकर देखने वाले जो वस्तु की आभासी स्थिति प्रतीत होती है, यानी जो मतलब कहते हैं ना गर्म वायु में देखने पर हमें जो वस्तु की जो आभासी स्थिति दिखाई देती है ना, वो इसी की वजह से होती है, वायुमंडल अपवर्तन की वजह से। क्लियर। अब आता है वायुमंडलीय अपवर्तन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना। ये जो हल्के होते हैं ना, मतलब कि गर्म हो गए तो ये ऊपर की ओर होते हैं, मतलब सूर्य उदय और अस्त के समय लाल रंग की स्थिति दिखाई देना, यानी आभासी, यानी हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है ना, जो आभासी घटनाएं होती है। हमें लगता है ना कि तारे हमारे बिल्कुल पास हैं, लेकिन वो होते बहुत दूर है। तो ये जो आभासी घटनाएं होती है ना, ये सब इसी वायुमंडल अपवर्तन की वजह से होती है। क्लियर। यानी ऊपर जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाएंगे, वायु का अपवर्तन भी बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये दूर जाते चले जाएंगे, यानी जो वायु का अपवर्तन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। अब आता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन किस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट हो जाएगी तारों का टिमटिमाना, यानी ये तो समझ लीजिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो आज आप समझ जाएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्लियर। यानी जो तारों का जो प्रकाश होता है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल अपवर्तन की वजह से हमें आभास होता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। क्लियर। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने पर तारे जो प्रकाश में नियंत्रण अपवर्तित होते रहते हैं। जो वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसके क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश के अभिलंब की ओर झुकता है। अतः तारे की आभासी स्थिति हमें वास्तविक समय अलग ही नजर आती है, यानी वास्तविक में तो बिल्कुल सेट होते हैं, लेकिन उनकी आभासी स्थिति होती है वो हमें कुछ अलग ही नजर आती है। अतः तारे की आभासी स्थिति से हम विचलित हो जाते हैं और हमारी आंखों से हमें वो आभासी स्थिति नजर आती है, यानी तारे टिमटिमाते या फिर झिलमिलाते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण कोई तारा चमकीला प्रतीत होता है और कोई धुंधला। यानी इसी वायुमंडल अपवर्तन की वजह से कोई तारा चमकीला प्रतीत होता है और कोई धुंधला, और इसी को हम समझ लेते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब एक मतलब कि आभासी होता है, एक तरह से आंखों का धोखा होता है। क्लियर। अब आते हैं ग्रह टिमटिमाते हुए नजर क्यों नहीं आते। अब ये बात भी सोचने की है कि तारे टिमटिमाते नजर आ रहे हैं, तो ग्रह टिमटिमाते हुए नजर क्यों नहीं आते। तो उसके बारे में भी आप जानिए कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत पास होते हैं, यानी ग्रह तो बहुत मतलब दूर, तारे तो हमें नजर आते हैं, ग्रह नजर आते हैं हमें नहीं आते ना, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की मतलब भांति माना जाता है। यानी हम मतलब जो तो बिंदु साइज के अनेक स्रोत होते हैं, उन्हें संग्रह मान लेते हैं, और जो बिंदु साइज होता है हमें हमारे नेत्रों में प्रकाश ही नहीं कर, मतलब कि उसका जो प्रकाश होता है हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं कर पाता, यानी उसका प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच नहीं पाएगा, उसका जो औसत मान एकदम शून्य है। इसी प्रकार क्या समझ लेंगे हम कि ग्रह टिमटिमाते हुए नजर आते ही नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते, तो उनका आभासी हमें किस प्रकार से होगा। जो चीज हमें दिखाई दे हमें उसका ही तो आभास कर सकते हैं, उसी के बारे में तो सोच सकते हैं। जो चीज हमें नजर ही नहीं आती तो उसको हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, उसके बारे में तो कोई आभास भी नहीं हो सकता। क्लियर। अब आता है सूर्योदय होने से वह सूरज समय लाल दिखाई देना। यानी आप नोटिस करना, जब सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य कैसे दिखाई देता है, एकदम लाल लाल, जैसे एकदम ना एक पका हुआ फल उस प्रकार से नजर आता है। ये क्यों होता है वो भी जानिए। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु हल्की होती है, और सूर्य उदय होने व सूर्य अस्त के समय सूर्य में चलने वाली जो किरणें होती है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। और जब हम इन कारणों से मतलब सीधा देखते हैं तो सूरज की हमें आभासी स्थिति नजर आती है, जो कि क्षैतिज के ऊपर होती है, जबकि सूर्य वास्तव में क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन हमें नजर ऊपर आता है। तो इसी प्रकार से हमें कि तारा मतलब सूरज होता है उसकी आभासी कंडीशन हमें नजर आती है, लेकिन वास्तविक सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का वास्तव क्षितिज के पार होना, यानी रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें नजर ऐसा आता है। क्लियर। अब आता है सूर्य की आभासी स्थिति किस प्रकार की होती है। इस स्थिति में सूर्य के वास्तविक स्थान से उठा हुआ नजर आता है, यानी हमें आभासी स्थिति में कैसे नजर आता है कि सूर्य जो अपने स्थान से उठा हुआ नजर आता है, जो कि वास्तव में सूर्य स्थित नहीं होता है, इसे एक आभासी स्थिति कहते हैं। ये देखो, वास्तव में ये बात तो हम जानते हैं ना कि मतलब सूरज होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है, चलता तो रहता ही है, लेकिन हमें इसकी जो होता है ना आभासी स्थिति, उसकी वजह से भी कुछ मतलब नजर आता है कि ये अपनी स्थिति से ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर।
यानी इस घटना को ठीक उसी तरह समझ सकते हैं कि जब हम शीशे मतलब कि शीशे गिलास के अंदर पानी डालकर सिक्के देखते हैं तो वो हमें उठा हुआ नजर आता है, लेकिन रियल में एकदम फ्लैट होता है, अपनी जगह होता है, लेकिन हमें नजर आता है। यानी वास्तविक स्थान के ऊपर वो वही होता है, लेकिन हमें नजर आभासी स्थिति में वो हमें नजर अलग आता है। क्लियर। अब आता है इंद्रधनुष का बनना। यानी आप सभी ने देखा होगा ना, इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। यानी जैसे बारिश आई, तुरंत धूप निकली, तो आप देख लेना जिस साइड सूरज रहेगा ना उसके अपोजिट साइड में इंद्रधनुष आपको कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। यानी हल्का फुल्का कुछ ना तो कुछ नजर आएगा, जो कि एक प्राकृतिक घटना होती है। क्लियर। अब आता है वर्षा होने के पश्चात हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्लियर। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों से दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम होता है। जब जल किसी बूंद से होकर सूर्य के प्रकाश से गुजरता है तो प्रकाश का परिक्षेपण होने से इंद्रधनुष बनता है, जिसमें सूर्य की आपत्ति प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित से विक्षेपित कर जाती हैं। तत्पश्चात इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश का पूर्ण अपवर्तित हो जाती हैं। तो इस स्थिति से जो जल की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। यानी कहने का मतलब यही है कि बारिश होने के बाद आप उसके मतलब सूरज के विपरीत दिशा में देखना, इंद्रधनुष आपको नजर आएगा। इसी मतलब जो होती है ना बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एक तरह से प्रिज्म का कार्य करती हैं, और उसी के मतलब उसी की वजह से हमें इंद्रधनुष बना हुआ नजर आता है। अब आता है जी, जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। वर्षा होने के पश्चात हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश के जल की सूक्ष्म बूंदों की वजह से होने वाला एक स्पेक्ट्रम होता है, और यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही नजर आएगा। क्लियर। यानी ये बात एकदम राइट है, सूरज की विपरीत दिशा में ही आपको इंद्रधनुष नजर आएगा, और यह प्रकाश का परिक्षेपण के वजह से भी होता है। यानी जो प्रकाश का परिक्षेपण होता है ना, उसकी वजह से इंद्रधनुष आपको बना हुआ नजर आता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीकरण क्या होता है। क्लियर। अब आता है प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उसी माध्यम से कोलाइड विलयन के कण हो तो कण प्रकाश को प्रकर्षित यानी फैला कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीकरण। क्लियर। यानी प्रकाश है जिस मार्ग से होकर गुजर रहा है, यदि उसी माध्यम के कोलाइड कण जो विलयन कण होते हैं उससे प्रकाश से प्रकीकृत हो जाए यानी फैल जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीकरण। यानी प्रकाश के परिकरण से होने वाली कौन कौन सी परिघटनाएं होती है समझ लीजिए। प्रकाश के परिकरण से बहुत सी परिघटनाएं होती हैं जो कि हम देख सकते हैं। यानी आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सबसे बड़ी घटना तो यही है। गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देना, यानी आप सभी जानते हैं कि पानी तो पानी होता है, लेकिन हमें वो नीला रंग का क्यों नजर आता है। क्लियर। यानी सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। क्लियर। ये जो प्रकाश होते हैं, ये जो घटनाएं, ये सब किसकी वजह से होते हैं, प्रकाश के प्रकीकरण की वजह से। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट क्या होती है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज से ऐसे महीन कणों से टकराती है, यानी कोई प्रकाश किरण पुंज है ऐसे महीन कणों से टकराएगी तो उस किरण पुंज के मार्ग से दिखाई देने लगता है, तो इन कणों से विस्तृत प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे तक पहुंचता है, जो कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की जो है ना प्रकीकरण की परिघटनाएं को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। संक्षिप्त में आप ये समझ सकते हैं, कोलाइड कण द्वारा गुजरने वाला प्रकाश को मार्ग में कोलाइड कण का मतलब दृश्य बना लेते हैं, और प्रकाश में के मार्ग को फैलने की इस घटना को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। यानी कोलाइड कण की मतलब एक मतलब ऐसा दृश्य बना लेते हैं, जो प्रकाश होता है ना वो इधर से फैल जाता है, और इसी को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव के कौन कौन से उदाहरण होते हैं समझिए। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म केंद्र से मतलब कि पतला सा प्रकाश किरण पुंज प्रवेश जाता है, तो क्या ऐसा नजर आएगा। यानी कोई एक का मतलब कि कमरा है जो धुएं से भरा हुआ है। क्लियर। यार उसके अंदर हम कोई प्रकाश देंगे, मतलब बिल्कुल मतलब छोटे से छिद्र से प्रकाश देंगे, तो उसने ना उस प्रकाश के अंदर हमें बारीक बारीक कण मतलब दिखाई देंगे, तो उसी को ये सब टिंडल प्रभाव के अंदर आते हैं। क्लियर। अब आता है जब किसी घने जंगल में वितान सूर्य के प्रकाश गुजरता है, यानी एकदम पूरा घना जंगल है, तो मतलब कि जहाँ पे मतलब सूरज की मतलब कि प्रकाश पहुंचना तो नामुमकिन है, लेकिन कहीं ना कहीं से सूरज का प्रकाश एक मतलब कि इतना बैटरी की फोक्स की तरह आता है, तो ये घटना भी टिंडल प्रभाव के अंदर ही आती है। क्लियर। अब आता है जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का प्रकीकरण का काम करती है। यानी इस टाइप के जंगल में जो जंगल में जो जल की बूंदे होती है ना, वो प्रकाश प्रकीकरण का कार्य करती हैं।
यानी ये सभी घटनाएं होती है कोलाइड विलयन की उपस्थिति के कारण होती हैं, जो कि हम टिंडल प्रभाव की वजह से दिखाई देती हैं। कोलाइड विलयन के उदाहरण किस प्रकार से होते हैं? जैसे वायु हो गया, धूम हो गया, कोहरा, धुआं, झेली, स्क्रीम आदि, यानी ये सब हो जाएंगे कोलाइड विलयन के उदाहरण। यानी इन माध्यम के अंदर, यानी प्रकाश हो गया, सूरज हो गया, जल की बूंदें हो गई, यानी ये दिखाई देंगी, तो उसको बोला जाता है टिंडल प्रभाव। अब आता है कोलाइड विलयन के कण वास्तव में विलयन से बड़े होते हैं। यानी जो कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, लेकिन जो ना विलयन के वास्तविक में बड़े होते हैं, जो देखे जा सकते हैं, यानी वो उनको हम अपनी रियल आंखों से देख सकते हैं, जबकि वास्तविक विलयन कण को हम सामान्य आंखों से नहीं पहचान सकते। यही कारण होता है कि टिंडल प्रभाव के दौरान कोलाइडीकरण का विलयन हो जाता है। यानी कहा ये जाए कि जो कोलाइड विलयन कण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि मतलब कि जैसे हम बताए ना कि धुएं से भरा हुआ कोई कमरा, इसमें फोक्स मारेंगे तो बारीक बारीक कण नजर आएंगे, तो वो सब इसमें आ जाएंगे कोलाइड विलयन के अंदर। लेकिन जो वास्तव में विलयन के जो कण होते हैं उनको हम हमारी रियल आंखों से नहीं देख सकते। ये सब किस में आता है? टिंडल प्रभाव के अंदर ही आता है। क्लियर? अब आता है बिना कण का प्रकाश का परिकरण नहीं होता। क्लियर? यानी बिना कण के प्रकाश में प्रकीकरण नहीं होता, अर्थात जहां कण मौजूद नहीं होंगे वहां पर प्रकाश का प्रकीकरण नहीं हो सकता। यानी जहां पर ऐसी कोई कंडीशन, मतलब कण मौजूद ही नहीं होंगे, कोलाइडी कण होंगे ही नहीं, वहां पे प्रकाश का प्रकीकरण किस प्रकार से होगा? यानी जैसे निर्वात से होकर गुजरेगा। यानी इस प्रकार को आप समझ सकते हैं कि वो निर्वात से होकर गुजरेगा। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में कोई प्रकाश का प्रकीकरण नहीं होता। यानी आप यही कंडीशन को अगर अंतरिक्ष के अंदर करेंगे तो वहां पर कोई प्रकीकरण नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई कोलाइडी कण ही नहीं है, तो वहां पे आपको कैसा प्रकाश का प्रकीकरण नजर आएगा? यही कारण है कि अंतरिक्ष या यात्रियों को काला नजर आता है, क्योंकि वास्तव में वहां पर कोई प्रकाश अपवर्तित होता ही नहीं है। यानी इसी वजह से जो प्रकाश होता है ना, अंतरिक्ष होता है, वो काला नजर आता है, क्योंकि वहां पर कोई अपवर्तित माध्यम है ही नहीं जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो सके, यानी उसका प्रकीकरण ही नहीं हो रहा है, वहां पे कोई कोलाइडी कण ही नहीं है, तो इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला रंग का नजर आता है। क्लियर? यानी किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज के मार्ग से हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन जहां कण से सापेक्ष अपेक्षाकृत बड़ा होता है तो वही मार्ग दृश्य होता है, यानी जहां पर कोलाइडी कण होंगे वहीं पर ये घटनाएं संपूर्ण तरीके से हो पाएगी। क्लियर? अब आता है प्रकीर्णित प्रकाश रंग या प्रभावित करने वाला कारक किस प्रकार से होता है। क्लियर? अब आते से पहली कंडीशन कौन सी आती है? प्रकीकृत प्रकाश वर्ण प्रकीकरण करने वाले कणों का साइज पर निर्भर करती है। क्लियर? यानी प्रकाश के जो वर्णों को तरंग दैर्घ्य है वो उसके साइज के ऊपर निर्भर करती है। क्लियर? पहली कंडीशन दी गई है इसमें, प्रकाश के वर्णों का तरंग दैर्घ्य। इसके लिए प्रकाश के विभिन्न वर्णों का विचार करना होगा। प्रिज्म द्वारा बने प्रकाश के विभिन्न अवयवों के मतलब वर्णों के बारे में हम जान चुके हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि किस प्रकार से प्रिज्म कार्य करते हैं, यानी विबग्योर का नियम किस प्रकार से है, तो उसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। हमने वहां पर ये देखा है कि जिस वर्ण यानी जिस तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो सबसे कम झुकता है। क्लियर? यानी सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है, तो वो सबसे कम झुक रहा है, लेकिन जो वॉयलेट रंग होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा वही झुक रहा है। क्लियर? यानी जिसका सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा झुकेगा। अंत में जो लाल होता है वो कम झुकता है, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। श्वेत को छोड़कर नीला प्रकाश उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, यदि इसलिए लाल, पीला, हरा आदि की तुलना में कम झुकता है। यानी ये सारे जो कलर होते हैं कम झुकते हैं, लेकिन जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है, क्योंकि सबसे मतलब कि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये जो वर्ण सबसे पहले भी है। अब आता है कौन सा रंग अपराकृतित होता है और कौन सा कम होता है। जो कौन कौन से रंग होते हैं जो प्रकीकृत होते हैं। क्लियर? यानी अंतम बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म कण से मुख्य रूप से नीले प्रकाश प्रकीकरण होता है। यानी अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं ना जो मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश में ही प्रकीकरण कर पाते हैं, जबकि बड़े साइज के कण होते हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश के प्रकीकरण कर पाती है। यदि प्रकीकरण करने वाले कणों का साइज बहुत कम होता है तो प्रकीकृत प्रकाश में श्वेत हमें प्रतीत होता है। यानी स्टार्टिंग हम नीले से करेंगे तो नीले का मतलब कि पहले तो मुख्य रूप से नीले का ही होगा, क्योंकि साइज में बहुत कम होती है, उसकी तरह दैर्घ्य प्रकाश भी कम होता है, तो मतलब कि वो बीच का कलर है, साइज में भी मतलब कि ना ज्यादा कम होता है ना कम अधिक होता है। इसी कारण उसका जो प्रकीकरण होता है उसका साइज बहुत अधिक हो जाता है, और जो प्रकीकृत प्रकाश में श्वेत प्रकाश की भांति हमें प्रतीत होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि छोटे कण की तरंग दैर्घ्य में उसका रंग प्रकीकृत हो जाता है, जैसे कि कणों का आकार बढ़ेगा
उसी प्रकार से तरंग दैर्घ्य भी प्रकृत होगी, यानी श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लाल से अधिक हो सकती है। क्लियर? आता है प्रकाश का परावर्तन से होने वाली घटनाएं, यानी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश के परावर्तन से होती हैं। यानी स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देना। क्लियर? यानी पहली घटना कौन सी होती है प्रकाश के परावर्तन से? जो स्वच्छ आकाश आप ऊपर देख सकते हैं एकदम नीला रंग का नजर आ रहा है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश में वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंग दैर्घ्य से अधिक की ओर बढ़ती है, यानी उनका जो परावर्तन है अधिक होता है और प्रकृतित हुए नीले प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला नजर आता है। क्लियर? अब आता है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष काला क्यों नजर आता है। क्लियर? जहाँ वायुमंडल नहीं है वहां कोई कण भी नहीं है, यानी प्रकाश का परावर्तन भी नहीं हो पाता। यानी हमने पहले ही पढ़ा था कि वायुमंडल में कोई कण ही मौजूद नहीं है तो वहां प्रकाश का परावर्तन भी नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे कोई कोलाइडी कण ही नहीं है। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो यहाँ पर भी कोई परावर्तन नहीं हो पाएगा, तब हमारी पृथ्वी भी आकाश की भांति मतलब कि काली ही नजर आएगी। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता। जहाँ परावर्तन नहीं होगा वहां प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देगा, यानी वो काला ही दिखाई देगा। यही कारण माना जाता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काले रंग का नजर आता है। अब आता है जो गहरा समुद्र का जल होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। जैसे कि पानी का जो रियल कलर है वो तो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि पानी का तो कोई कलर ही नहीं है, लेकिन जो समुद्र के जो होता है वो हमें नीला रंग का नजर आता है। क्यों? जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जो होता है ना जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीले, संतरी आदि रंगों को अधिक तेजी से सोखता है, लेकिन नीले रंग को वो वापस आ जाता है। यानी जो बाकी कलर होते हैं उनको तो वो अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन जो नीला रंग होता है ना उसको वापसी आ जाता है, अर्थात नीले रंग का परावर्तन बहुत हो जाता है। यही कारण होता है कि समुद्र हमें नीला नजर आता है, क्योंकि वो बाकी सभी कलर को अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन नीला रंग होता है जो वापसी आ जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है और वो हमें नीला नजर आता है। अब फोर्थ नंबर आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसका रक्ताभ नजर आना। यानी जो सूर्य देखिए आपको नजर आ रहा है ये पूरा ये क्यों नजर आते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, मतलब किस तरह से कलर होते हैं कि क्यों नजर आता है। यानी क्षितिज के समीप स्थित होने पर सूर्य के आने से प्रकाश जो हमारे नेत्रों में पहुंचता है तो पृथ्वी से वायुमंडल में एक मोटी परतों से होकर गुजरता है। जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है जो जो होता है, यानी जो मतलब समझ सकते हैं दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है उसमें जो आने वाला प्रकाश होता है उसकी दूरी कम होती है कि वो एकदम बिल्कुल सीधे होता है, लेकिन तब होता है जब सूर्य एकदम क्षितिज पर हो, लेकिन क्षितिज के समीप नीले रंग में कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिक कणों का भाग परावर्तित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाती है, अर्थात लाल रंग का होता है। यही कारण होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये हमें ऐसा कलर नजर आता है, यानी एक जैसे केसरी कलर समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये रेड भी होता है, ऑरेंज, येलो, कलर इस अलग ही कलर होता है। ये सभी कलर का मतलब ये तो मिक्सचर नजर आता है। अब आता है कि खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग की क्यों माना गया है, यानी खतरे के लिए रेड कलर ही सबने मतलब क्यों चूज किया है, किस लिए? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों से बहुत अधिक होती है, ये बात आपको पता है। यानी लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा 1 से 8 गुना अधिक होती है। यानी लाल गहरे कोहरे धुएं मतलब धुएं में कोहरे के अंदर सबसे मतलब कम परावर्तन की वजह से वो दूर से ही नजर आ जाता है, और यही कारण होता है कि दूर से दिखने पर ये नजर आ जाता है। इसी वजह से खतरे का सिग्नल को लाल रंग डिफाइंड मतलब कि उसको लाल रंग डिफाइंड किया गया है। क्लियर? यानी आप एक नोट करके बात दी गई है, जिन वर्णों का परावर्तन हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनका नहीं हो पाता है वो एकदम से नजर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि खतरे का सिग्नल एकदम रेड कलर का होता है, इसका बहुत कम हो पाता है, यानी इसका परावर्तन नहीं हो पाता इसकी वजह से। जैसे कि जल के अंदर लाल का हो जाता है लेकिन नीले का नहीं हो पाता, उसी प्रकार यहाँ पर बात की जाए किसी की कोहरे में धुएं में रेड कलर का नहीं हो पाता है और वो वापसी आ जाता है, इसी वजह से जो रेड का मतलब खतरे का सिग्नल के तौर पर लाल कलर को माना गया है। क्लियर? यानी आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। यानी प्रकाश के अपवर्तन से परावर्तन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में हमने खूब डिटेल से पढ़ लिया है। अब आपका कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं बचेगा। और कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड्स? कल हम पढ़ेंगे मानव दांत, यानी हम जो हमारे जो दांत होते हैं यानी 32 दांत होते हैं,
कौन से आगे होते हैं, कौन से मतलब दूध के होते हैं, यानी दांतों के बारे में सारी बातें हम कल क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ई बुक को ज़रूर परचेज करें। डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।